नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में हलचल थी। राजा धनानंद के दरबार में गुप्तचर तेजी से आकर संदेश दे रहे थे, महाराज, सीमाओं पर विद्रोह बढ़ रहा है, चौकियां गिर रही हैं, हमारी सेना हार रही है और जनता अब चंद्रगुप्त का समर्थन करने लगी है। धनानंद गुस्से में अपनी राजगद्दी से उठा, यह कैसे संभव है? कौन इतना साहसी है जो नंद साम्राज्य को चुनौती दे रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक गुप्तचर ने धीरे से कहा, महाराज, चंद्रगुप्त और उसके पीछे चाणक्य का हाथ है। चाणक्य जानते थे कि सीधा युद्ध जीतना मुश्किल होगा। नंद सेना की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार, अनुशासनहीनता और अत्यधिक विलासिता। चाणक्य ने इसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने 3 स्तरों पर नंदों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मनोवैज्ञानिक युद्ध, नंद सैनिकों के बीच अफवाहें फैलाई कि धनानंद अब कमजोर हो गया है, उसके सेनापति अब केवल धन और विलासिता में डूबे हुए हैं। राजनीतिक विद्रोह, नंदों के अधीनस्थ छोटे राज्यपालों और जमींदारों को समझाया कि नंद साम्राज्य जल्द ही गिरने वाला है और अगर वे समय रहते चंद्रगुप्त का साथ दें तो उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान मिलेगा। सैन्य रणनीति, छोटे छोटे युद्धों से नंद सेना को कमजोर करना, उनकी रसद आपूर्ति काट देना और उन्हें लगातार भ्रम में रखना। चंद्रगुप्त और उनके योद्धा गुप्त रूप से ग्रामीणों और स्थानीय राजाओं से संपर्क कर रहे थे। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और सैनिकों से कहा, आपके खेत लूटे जाते हैं, आपकी बेटियों को गुलाम बनाया जाता है और आपके घरों को जलाया जाता है। कब तक यह सहेंगे? धीरे धीरे लोगों का विश्वास चंद्रगुप्त में बढ़ने लगा। विद्रोह की आग अब पूरे नंद साम्राज्य में फैलने लगी थी। धनानंद ने जब यह सुना कि कई सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह बढ़ रहा है, तो उसने अपनी सबसे ताकतवर टुकड़ी को विद्रोह दबाने भेजा। लेकिन यही चाणक्य और चंद्रगुप्त की असली योजना थी। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला दल जंगलों और पहाड़ों में छिपकर नंद सेना पर घात लगाकर हमला करेगा। दूसरा दल ग्रामीणों को प्रेरित करेगा कि वे भी नंद सैनिकों के खिलाफ हथियार उठाएं। तीसरा दल दुश्मन की रसद आपूर्ति को काटने और उनके शिविरों में गुप्त रूप से आग लगाने का काम करेगा। रात के अंधेरे में नंद सेना एक संकरी घाटी से गुजर रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंद्रगुप्त की सेना पहले से ही चारों ओर छिपी हुई थी। जैसे ही नंद सैनिक आगे बढ़े, पेड़ों के पीछे से जलते हुए तीरों की बारिश होने लगी। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। चंद्रगुप्त और उनके योद्धा पहाड़ों से नीचे कूदकर सीधा नंद सेना पर टूट पड़े। नंद सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके कमांडर इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। कुछ ही घंटों में पूरी टुकड़ी को या तो मार दिया गया या बंदी बना लिया गया। यह पहली बार था जब नंद साम्राज्य की इतनी बड़ी सेना एक छोटे विद्रोही दल से हार गई थी। घायल नंद सैनिकों को चंद्रगुप्त के सामने लाया गया। चंद्रगुप्त ने तलवार उठाई और कहा, जो लोग अत्याचारी राजा की सेवा करना छोड़कर हमारी सेना में आना चाहते हैं, वे जीवित रह सकते हैं। जो नहीं, उनके लिए तलवार तैयार है। आधे से ज्यादा सैनिकों ने चंद्रगुप्त की ओर झुककर प्रणाम किया और कहा, हम अब से आपके सैनिक हैं, सम्राट। चाणक्य दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। अब असली खेल शुरू हुआ है। यह तो सिर्फ पहली चाल थी, असली युद्ध अभी बाकी है। राजमहल में धनानंद को जब सूचना मिली कि उसकी सेना हार गई है, तो वह क्रोधित होकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। जिसने भी यह किया है, उसे जिंदा जलाने का आदेश दो। लेकिन उसके सेनापतियों ने कहा, महाराज, यह कोई मामूली विद्रोह नहीं, यह एक सुव्यवस्थित योजना है। अगर हमने तुरंत कुछ नहीं किया, तो पाटलिपुत्र भी खतरे में पड़ सकता है। धनानंद को पहली बार चिंता हुई। वह अब समझ गया था कि यह कोई साधारण विद्रोही नहीं, बल्कि कोई बड़ा योद्धा और योजनाकार उसके खिलाफ खड़ा है। अब चंद्रगुप्त की सेना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। उसने केवल नंदों को हराया नहीं,
बल्कि उनके सैनिकों को अपनी सेना में शामिल भी कर लिया था। चाणक्य ने कहा, अब समय आ गया है पाटलिपुत्र को चुनौती देने का। चंद्रगुप्त की आंखों में विजय की चमक थी। हम तैयार हैं गुरुजी। यह सिर्फ विद्रोह नहीं, बल्कि एक नए साम्राज्य की नींव रखने की शुरुआत है।